हेलो बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अब आगे चलते हैं और एक प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी 8। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और जेई में शायद कभी यूज़ हो भी ना। ये प्रॉपर्टी क्या है, ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, 0 से लेके 1 तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए टाइम्स एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी ने इफ़ेक्टिवली क्या किया कि तुम्हारा आर्ग्यूमेंट चाहे जो लिमिट्स है वो चाहे कुछ भी हो ए से लेके बी तक, वो हमेशा इसको 0 से 1 तक कन्वर्ट कर देगा। तो दिस प्रॉपर्टी मे बी यूज़फुल इन द क्वेश्चन जिसमें मान लिया दो इंटीग्रल लिखे हैं, दोनों की लिमिट्स अलग अलग हैं। एक मान लिया 1 से 5 तक है, कुछ दूसरा 2 से लेकर 10 तक है मान लिया, या 2 से लेकर 7 तक है। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा के दोनों की लिमिट 0 से 1 तक ला सकते हैं। देन वी कैन क्लब बोथ इंटीग्रल। वैसे जैसे मैंने बोला, दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे लिए और कोई एज सच यूज़ आएगा नहीं इसका। प्रूफ के लिए एक इंटीग्रल को दूसरे से रिलेट करना है तो इट इज़ वेरी इजी टू रिलेट। फंक्शन का आर्ग्यूमेंट देख सकते हैं क्योंकि एफ एक्स के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। तो अगर मेरे को इस एक्स की जगह ये चाहिए तो यही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वरना तो एफ की कोई प्रॉपर्टी नहीं पता तो हम अंदर चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, लेट एक्स बराबर उधर जो भी चाहिए ए प्लस बी माइनस ए टाइम्स नया वेरिएबल टी लिख लिया, तो डी एक्स विल बी बी माइनस ए टाइम्स डी टी। लोअर लिमिट के लिए x की जगह अगर मैंने 0 रखा तो x की जगह अगर मैंने a रखा तो a और a कैंसिल हो जाएगा तो t बराबर 0 आ जाएगा। अपर लिमिट के लिए x की जगह अगर मैंने b रखा और a को इधर लेके तो b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, t बराबर 1 आ जाएगा। तो ये जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, एफ ऑफ एक्स की जगह a प्लस बी माइनस ए इंटू टी और डी एक्स की जगह हो जाएगा b माइनस ए इंटू डी टी। अब दिस इज राइट हैंड साइड। प्रॉपर्टी 2 यूज़ करके, मतलब इस सब्स्टिट्यूशन इससे तो कोई मतलब बचा नहीं। प्रॉपर्टी 2 यूज़ करके जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है उसको अब t की बजाय वापस x बोल सकते हैं। 0 से लेके 1 तक एफ ऑफ a प्लस बी माइनस ए टाइम्स एक्स डी एक्स। ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, ये भी आएगा विच इज राइट हैंड साइड, तो फिर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ एंड दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट, अगर मान लिया कोई भी इंटीग्रल लिखा है i एज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ एक्स जी एक्स और यहाँ पे मान लिया एच टी डी टी लिखा है। मतलब हमने क्या किया, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया और फिर उसमें अपर लिमिट t की जगह जी एक्स रख दिया तो यहाँ पे x का फंक्शन बच जाएगा। फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो x का फंक्शन बच जाएगा। t तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है जिसको हम ये भी बोलते हैं इंटरनल वेरिएबल है। t नाम की चीज़ हमें बाहर से नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, अगर मान लिया मेरे को डिफ्रेंशिएट करना हो, मतलब व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली, h को हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके t की जगह पे जी एक्स और एफ एक्स रखेंगे तो t नाम की चीज़ तो ख़त्म हो गई। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इन जनरल x के टर्म्स में आंसर आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि जो आई एक्स है, इसलिए हमने आई एक्स बोला है, फंक्शन ऑफ x बोला है। अगर मान लिया मेरे को डिफ्रेंशिएट करना पड़े, आई डैश एक्स चाहिए, तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पहले हमने इंटीग्रेट किया और जो आंसर आया उसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ये तो काइंड ऑफ रिवर्स प्रोसेस हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि शायद ऐसा हो सकता है कि हम आंसर डायरेक्टली निकाल लें। तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, आई डैश एक्स बराबर अपर लिमिट का डेरिवेटिव इनटू
जो भी फंक्शन है उसमें x की जगह t नहीं रखा, सॉरी t की जगह x नहीं रखा, t की जगह हमने पूरा अपर लिमिट रखा, माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव f डैश x, और फिर जो भी इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है t उसकी जगह पूरा लोअर लिमिट रखा एफ एक्स। ये हमारा सिंपल प्रोसेस हो गया ये, ठीक है। गिवन ये कब वैलिड है, जब यहाँ x नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला जो x है वो यहाँ नहीं आना चाहिए। गिवन एच टी डज नॉट कंटेन एक्सटर्नल वेरिएबल x, तब हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 से लेके एक्स स्क्वायर माइनस 1 तक एंड डी टी अपॉन 1 प्लस टी क्यू, देन फाइंड एफ डैश 1। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन क्या है, एफ डैश एक्स बराबर, देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है और ये एक्सटर्नल वेरिएबल x है, तो ये वाली चीज़ सेटिस्फाई होगी, अंदर x नहीं आया, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव 2x इंटू जो भी dt को छोड़ के और इंटीग्रल को छोड़ के जो भी बीच में बचा उसमें इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की जगह अपर लिमिट रखेंगे, तो dt को हटा के कितना बचा 1 प्लस टी क्यूब, तो t की जगह ये पूरा वैल्यू रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। ये तो हो गया ये वाला टर्म, माइनस फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 1 और फिर वापस t की जगह x प्लस 3, तो 1 प्लस एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। इस डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की वजह से ये आ गया। अब इसमें क्या करो, x बराबर 1 रख दो, तो f डैश 1 बराबर 2 अपॉन 1 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, अगर हमने 1 रख दिया तो 3 और 1 4 चौक 64, तो 2 माइनस 1 अपॉन 65, तो ये हो जाएगा 129 अपॉन 65, 129 अपॉन 65, यही आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन 1, ठीक है। फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चन 2, फाइंड एफ डैश 2 इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन पाई एक्स अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 एंड डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 1, मान लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन, अगर देखो एफ एक्स ऐसे लिखा है, अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है, साइन पाई एक्स और 3x स्क्वायर प्लस 1, इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, इसने क्या बोला कि dx लिखा है तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है, तो इसको तुम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, जो भी आंसर आ जाएगा उस आंसर में फिर x की जगह 3x स्क्वायर रखो, तो अपर लिमिट पे इवैल्यूएशन हो गया, फिर साइन पाई एक्स रखो तो लोअर लिमिट पे इवैल्यूएशन हो गया, ऐसे करके आंसर आएगा। बट हमें ये वाली चीज़ समझ में आनी चाहिए, बट मेरे को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि देखो ये वाला x और ये वाला x अलग अलग x है, इसमें तो क्या है, इसको x मान के इंटीग्रेट करो, उसमें फिर x की जगह हम ये दोनों चीज़ रखें, या फिर हम इसको t मान के इंटीग्रेट करें, फिर उसमें t की जगह ये दोनों चीज़ रखें, दोनों एग्जैक्टली एक ही बात है, ये दोनों सेम x नहीं है। जो अंदर वाला x है उसको हम इंटरनल वेरिएबल बोलेंगे क्योंकि वो बाहर से दिखाई नहीं देगा,
ठीक है, दिखाई नहीं देगा मतलब मैथमेटिकली दिखाई नहीं देगा, फिजिकली नहीं कि हम बोले कि दिख तो जाएगा अगर हम नीचे से देखें, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एक्स है ये फाइनल आंसर में रहेगा, ये वाला जो एक्स है वो फाइनल आंसर में इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद हम उसमें लिमिट्स पुट कर देंगे तो एक्स नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी, इंटरनल वेरिएबल जो है। और अगर तुम्हें समझ में आए तो हम अंदर वाले एक्स को टी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 4t³ प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करके? प्रॉपर्टी 2 यूज़ करके कि fx dx को इंटीग्रेट करो या ft dt को इंटीग्रेट करो, एक ही बात है। तो हमने कन्फ्यूज़न से बचने के लिए ये लिख लिया। अब डिफ्रेंशिएट किया तो f' d dx, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 6x अपॉन 3x² प्लस 1 रख दिया तो 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 3x² प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1। f' 2 की बजाय हम क्या बोलते हैं, f' 0 निकलवा लेते हैं, ठीक है। माइनस फिर हमने लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट किया साइन पाई एक्स, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा पाई कॉस पाई एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन पाई एक्स रख दिया तो आ गया साइन पाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स साइन पाई एक्स का होल क्यूब प्लस 1, ये आ गया। अब मेरे को चाहिए f' 0 तो अब x की जगह 0 रख दिया तो ये तो ख़त्म ही हो गया 0 माइनस पाई कॉस 0 कितना होता है 1 अपॉन ये भी 0 फिर ये भी 0 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया हमारा नेट माइनस पाई आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड f' 2 इफ fx इज इक्वल्स टू x प्लस 2 या x² एंड x³ dt अपॉन t² प्लस 5। मान लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें और गिवन क्वेश्चन में क्या अंतर है वो देख सकते हैं। सॉरी, इसमें और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या अंतर है। इस वाले केस में क्या है, सॉल्यूशन ये ऊपर रहने दिया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि देखो fx बराबर क्या लिखा है x प्लस 2 x² x³ dt अपॉन t² प्लस 5। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ dx लिखा था, उसने हमें बताया कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, या फिर उसने हमें बताया कि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है और अंदर भी x करके ऐसे लिखा हुआ था। तो ये इंटरनल वेरिएबल था, वो x और ये x अलग अलग था। इसमें क्या है, यहाँ dt लिखा है, dt लिखा है तो इसने क्या बताया कि इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया और फिर ये वैल्यूज़ रखा। तो उसका मतलब क्या है कि अब ये जो x है और ये जो x है वो दोनों सेम ही हैं, ये इंटरनल वेरिएबल नहीं है। अब ये जो x³ है ये तो बेसिकली इंटीग्रेशन तो t के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अब ये एक्सटर्नल वेरिएबल है, तो अब हम इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते सीधे सीधे, ठीक है। क्या करेंगे फिर, हम इसको ऐसे करेंगे कि x³ को बाहर निकाल दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन तो t के रिस्पेक्ट में है ना, तो t का कोई भी फंक्शन बाहर नहीं निकाल सकते, बट x को निकाल सकते हैं। तो निकाल दिया हमने, ये आ गया। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो देखो डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, इसको हमने t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, फिर वहाँ हमने ये दोनों वैल्यूज़ रखा, तो अल्टीमेटली तो यहाँ से एक x का फंक्शन आ जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ये एक x का फंक्शन हो गया, ये दूसरे x का फंक्शन हो गया, ये मतलब ये दूसरा फंक्शन हो गया x का। तो ये तो fx इंटू gx जैसी चीज़ हो गई। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा।
तो पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² इंटू दूसरा एज इट इज़ x + 2 x² dt/t² + 5 फिर पहला फंक्शन एज इट इज़ x³ और इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव वो कैसे करेंगे, वही पढ़ाया जा रहा है कि पहले अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करो 2x और फिर t की जगह x रख दो तो x⁴ + 5 माइनस लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट किया 1 और फिर t की जगह x + 2 रख दिया। ये आएगा आंसर। तो हमें चाहिए क्या, f'2। तो देखो f'2 निकालने के लिए 2 रख दिया तो 2 दिए, 2 दूनी 4 दिए 12 हो गया। इंटीग्रेशन हो गया 4 से लेके 4 तक। तो 4 से लेके 4 तक होने का फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे को ये इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही 0 हो गया। ठीक है, प्लस 2 रखा है तो ये हो गया 8, 2 रखा है तो ये हो गया 4/16 और 5 21 माइनस 1/16 और 5 21। हाँ, तो आंसर हो गया 8 इंटू 4 में से गया 3/21 तो 3, तो आंसर हमारा हो गया 8/7। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप इंटरनल और एक्सटर्नल वेरिएबल में कुछ अंतर समझ में आया होगा। तो अब क्या कर लेते हैं, अब जनरल रूल लिख लेते हैं। अगर अंदर भी x आ जाए तो मान लिया ix = ये fx है, ये gx है, इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में किसी भी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और मान लिया इस फंक्शन में अब x भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अभी तक जो कर रहे थे वैसे तो वही आएगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत मतलब रेयर पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का क्वेश्चन आए, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ भी गया तो ऐसे भी हो सकता है कि x³ बाहर ही निकल आए आराम से, वैसे ही इंटीग्रेट हो जाए प्रोडक्ट रूल वगैरह लगा के। बट फिर भी अगर और कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो हम कैसे करेंगे, तो देखो इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, I'(x)। एक तो वैसे ही एग्जैक्टली जो अभी तक हमने किया था, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट किया g'(x) और जो भी फंक्शन है उसमें इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की जगह अपर लिमिट रख लिया। अच्छा, ये h(x, t) का मतलब क्या है, जैसे f(x) होता है फंक्शन ऑफ x, एक वेरिएबल, h(x, t) का मतलब क्या है, दो वेरिएबल हैं x और t, तो सम एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 वेरिएबल्स। तो उसको हमने डिफरेंशिएट, सॉरी, इसमें जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है उसकी जगह अपर लिमिट रखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी t दिखाई देगा वहाँ हम gx रख लेंगे, माइनस फिर लो, अभी तक भी ऐसे ही कर रहे थे कि जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है उसकी जगह अपर लिमिट रख रहे थे, माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, और इस फंक्शन में t की जगह पे लोअर लिमिट रख दिया f(x). ये तो अभी तक जो कर रहे थे एग्जैक्टली वही है, बस अंदर x आने से एक टर्म और क्या बढ़ जाएगा कि ना, ये तो आएगा ही आएगा जो अभी तक कर रहे थे। दूसरा टर्म और क्या आएगा कि अंदर वाला जो फंक्शन है उसको हम पार्शियली जाके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, एंड देन दैट शुड बी इंटीग्रेटेड। इसका मतलब क्या है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, पार्शियल, मतलब ये जो ऐसे हमने घुमा रखा है, वैसे तो डिफरेंशिएशन में d dx ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब ये है कि x को छोड़ के जो दूसरा वेरिएबल है उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, तो t को हमने कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये वाला चीज़ हम यहाँ पे भी लगा सकते थे। इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव वो ये आ जाता है 2x, और इसमें x की जगह ये रखते तो वो यहाँ से ही आता, मतलब वो तो ये वाला टर्म आ जाता।
फिर दूसरा हम क्या करते कि जब इसको अंदर जाके पार्शियली डिफरेंशिएट करते तो एक्स क्यूब अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5 का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाता 3x स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5, तो वो वाला टर्म ये बन जाता। बस हमने यहाँ पे 3x स्क्वायर बाहर लिख दिया। अगर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है तो x के टर्म को हम बाहर ले जा सकते हैं, ये आ जाएगा। तो अब ये वाला जो पार्ट है बेसिकली ये हम बोल सकते हैं जेई के सिलेबस में एज सच नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन लिमिट इवैल्यूएट, मैं जो अभी हमने लिखा है उससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन करना चाहें तो वो भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये है टफ क्वेश्चन एंड दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो अगर इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। इवैल्यूएट 0 से π/2 तक ln, या ये ले लेते हैं 0 से लेके 1 तक tan इनवर्स ax अपॉन x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक बार मैं वापस याद दिला दूँ, दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आए तो छोड़ दो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी तो एवरीथिंग यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। सोल्यूशन हमने इसको ऐसे किया कि मान लिया ये जो गिवन इंटीग्रल है दिस इज 0 से लेके 1 तक tan इनवर्स ax अपॉन x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसको तुम सोचो, सारे तुम अपने प्रोसेस लगा दो कि हम कैसे इंटीग्रेट करें, तो मैं समझ में आया कि नहीं होगा इंटीग्रेट, ठीक है। अपना बाई पार्ट्स सब ट्राई कर लो, डिफ़िकल्ट हो गया, ठीक है, नहीं होगा इंटीग्रेट। फिर हमें क्या किया, ये जो a दिखाई दिया इससे हमें कुछ हिंट लग जाना चाहिए कि हो सकता है इस तरीके से इंटीग्रेट हो, मतलब इसको हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, फिर x की जगह हम 0 और 1 रख देंगे तो x नाम की चीज़ ख़त्म। फाइनली इसमें a बचेगा, तो हमने इसको क्या बोल दिया, i a, ठीक है। a कोई भी पैरामीटर है, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। क्यों किया, बस इस क्वेश्चन को करने का ऐसे तरीका है। और जो मैंने बोला कि क्वेश्चन इजी नहीं है, IIT में आने की पॉसिबिलिटी लगभग 0% है। तो अगर मैंने a के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो जो अभी ये रूल बोला था, देखो इसमें जो x और t का काम कर रहा है, इसमें a तो काम कर रहा है जो उस फॉर्मूले में x कर रहा था, और t की जगह यहाँ पे x ले रखा है, ये है, ठीक है। तो अगर a एक्सटर्नल वेरिएबल है और x जो है वो तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, तो x को तो तुम भूल जाओ, सब कुछ a के टर्म्स में सोचो। लिमिट्स में a है ही नहीं, तो जो ये वाला पार्ट है वो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सटर्नल वेरिएबल a है नहीं, केवल ये पार्ट आएगा। ये पार्ट कैसे आएगा, लिमिट्स ऐसे रहने दिया, इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया a के रिस्पेक्ट में। तो अगर इसको मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया a के रिस्पेक्ट में, तो देखो x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो tan इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा,
1/1 प्लस ax का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा tan इनवर्स का डेरिवेटिव। फिर ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो, अगर मैं बोलूँगा ax को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे a आएगा, नहीं a नहीं आएगा, x आएगा dx, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो x का काम कर रहा है और x जो है वो t का काम कर रहा है। तो अगर इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये t बचेगा, मतलब केवल x बचेगा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो गया। हमारे पास i डैश a कितना आ गया, ये आ गया 0 से लेके 1 तक dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन कर लिया, x बराबर साइन थीटा रख लिया। तो dx बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, लिमिट्स हो जाएगा 0 से π/2 तक कॉस थीटा डी थीटा। तो dx की जगह आ गया कॉस थीटा डी थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आ गया कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आई डैश ए बराबर 0 से π/2 तक डी थीटा अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इनडेफिनेट में ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन पढ़ाते समय ये इंटीग्रल पढ़ाया गया था, ये सबसे पहला इंटीग्रल था। अगर ऐसे होगा तो ऊपर नीचे क्या करो, सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करो डी थीटा, नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल्स टू 0 से π/2 तक सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, एंड इस सेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा के साथ कितना आ जाएगा, यहाँ से एक और टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर, उसको हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो ऐसे आ जाएगा, क्यों निकाल दिया, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये f है तो ये f डैश है। तो दिस इज 1/1 प्लस ए स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन विल बी 1 अपॉन √1 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन ठीक है tan थीटा अपॉन 1/√1 प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा बिटवीन 0 एंड π/2। तो जो π/2 रखेंगे इन्फानेट को जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, फिर π/2 को चला जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्टीमेटली हमारे पास आई डैश ए कितना आ गया, एक तो आ गया 1/√1 प्लस ए स्क्वायर, बाहर एक रूट कैंसिल हो गया इन दोनों से, और यहाँ से आएगा π/2, यह आ गया। बट अभी ये आंसर नहीं है, आंसर तो हमें आई ए चाहिए, और हमने क्या निकाल लिया, आई डैश ए। अब हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू ए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम बोलें क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट किया, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो आई ए बराबर इधर से आ जाएगा π/2 ln a प्लस √1 प्लस ए स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। बट जो ओरिजिनल क्वेश्चन था इसमें तो ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो आना ही नहीं चाहिए, आई ए की वैल्यू तो फिक्स्ड आनी चाहिए। तो ये c इवेल्युएट करने के लिए हमने क्या किया, इसमें a बराबर 0 रख दिया, तो I0 कितना हो जाएगा, अगर a 0 रख दिया तो tan इनवर्स 0 हो गया 0। तो ये अगर हमने यूज़ किया IA बराबर 0, तो दैट विल इम्प्लाई C बराबर 0। अगर a की जगह इसमें मैंने 0 सब्सटीट्यूट किया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ln 1 0 हो गया, तो c बचा, तो c की वैल्यू 0 हो गई। तो फाइनली हमारा फंक्शन IA कितना हो गया, π/2 ln a प्लस √1 प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया।
एंड जैसा हमने बोला कि इस क्वेश्चन को वी विल पुट इन द कैटेगरी ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, भूल गए, छोड़ दिया, इसको ज़रूरत ही नहीं है इसकी। ठीक है, नाउ लेट अस रिज्यूम अपना जो सिंपल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन थे। Question 1. Evaluate फिर क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin x 1 t स्क्वायर एफ टी डी टी बराबर 1 माइनस साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से π/2, देन फाइंड f ऑफ 1/√3। एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5, साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस 0 to cos स्क्वायर एक्स cos inverse root t dt where x belongs to 0 से π/2। ये इवेल्युएट करना है। ठीक है, चलो एक एक करके करते हैं। पहले हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगर इसने बोला कि लिमिट x इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0 से लेके एक्स स्क्वायर, तो देखो एक तो हमारे दिमाग में ये थॉट आएगा कि अगर x 0 को जा रहा है तो अपर लिमिट भी 0 को जा रहा है, तो 0 से 0 तक का इंटीग्रेशन 0 होना चाहिए, तो आंसर 0 आ जाएगा। ऐसा नहीं है, 0 से 0 तक का इंटीग्रेशन 0 होगा अगर जो अंदर फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट हो x से। बट इसमें क्या है कि जो अंदर फंक्शन है उसमें इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में है, बट उसके अंदर भी x आ रहा है, तो x अगर 0 को जाएगा और मैं इस फंक्शन को अंदर ही रखूँ तो ये भी तो इन्फिनिटी को जाएगा। तो जैसे जैसे हम इंटरवल छोटा करते जाएंगे जो फंक्शन है सेक स्क्वायर टी अपॉन एक्स साइन एक्स, इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया, इसको लिख दिया सेक स्क्वायर टी डी टी, ये तो अलग कर दिया, डिवाइडेड अपॉन एक्स साइन एक्स। अब
ऐसे देखा, एक्स साइन इसको बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया कि अब न्यूमरेटर जीरो को जाएगा क्योंकि ये तो अब एक्स पे डिपेंडेंट रहा नहीं सेक स्क्वायर टी, तो जीरो से जीरो तक का इंटीग्रेशन जीरो को जाएगा, ये भी जीरो को जाएगा। तो अब इसमें हम ये वाला रूल लगा सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में जो हमने लिमिट्स में बोला था कि अगर साइन एक्स प्रोडक्ट में आ रहा है तो हम साइन को हटा के एक्स लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो से लेके एक्स स्क्वायर तक सेक स्क्वायर टी डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म हो गया तो एल एच रूल लगाया, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, मतलब न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया या क्या, न्यूमरेटर को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वही जो अभी कर रहे थे वही होगा कि अपर लिमिट को डिफरेंशिएट किया 2x इंटू अंदर सेक स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t जो है उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर रख दिया, माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव जीरो, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो। तो ये 2x कैंसिल, x अगर जीरो को जा रहा है तो सेक स्क्वायर की वैल्यू 1 को जाएगी, इसलिए आंसर 1। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो y से लेके a तक e रेज टू पावर साइन स्क्वायर टी डी टी माइनस एक्स प्लस वाई से लेके a तक e रेज टू पावर साइन स्क्वायर टी डी टी होल डिवाइडेड बाई एक्स, ये लिमिट निकालनी है। तो अब देखो इसमें वेरिएबल इतने सारे दिख रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन वेरिएबल कौन है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें देखो x दिख रहा है, y दिख रहा है, t दिख रहा है, a दिख रहा है, इतने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब चालू हो गए, x अगर जीरो को जा रहा है तो ये डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, पहली बात, इसका कोई लेना देना ही नहीं है x से। ये अगर x जीरो को गया, अंदर कुछ x है ही नहीं, तो ये y से लेके a तक हो गया, तो y से लेके a माइनस y से लेके a सेम फंक्शन, तो इसलिए जीरो बाई जीरो का फॉर्म हो गया। जीरो बाई जीरो का फॉर्म हो गया तो हमने एल एच रूल लगाया। अब एल एच रूल लगाते समय ये जरूर हम ट्रैक रखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो लिमिट देखो अगर x के ऊपर लगा हुआ है तो x के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया, इसमें कहीं x है ही नहीं, तो ये तो x के पॉइंट ऑफ व्यू से कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 0 माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है, a और y कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में 0 और अंदर e रेज टू पावर साइन स्क्वायर t की जगह अपर लिमिट रख दिया माइनस, फिर लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है t, उसकी जगह क्या रख दिया लोअर लिमिट, ये आ गया। तो देखो ये भी जीरो हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो केवल ऐसे बचा लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब अगर x जीरो को जा रहा है तो ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं, x को हमने जीरो रख दिया, तो ये आ गया ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर वाई, ये आंसर आ गया फाइनली हमारा, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब सॉल्यूशन 3, ये हो गया साइन एक्स से लेके 1 तक टी स्क्वायर एफ टी डी टी बराबर 1 माइनस साइन एक्स एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू पाई। देखो देयर इज़ अ डिफरेंस, अगर हमने कोई इक्वेशन लिखा है कि ये इक्वेशन सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब तो ये होता है कि हमें वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। मतलब अगर ये इक्वेशन होता, ये नहीं लिखा होता फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल नहीं लिखा होता, तब तो ये बेसिकली क्या पूछ रहा है, एक्स की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम इक्वेशन को तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे मान लिया अगर उसने बोला हो कि सॉल्व एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो मेरे को पता है कि आंसर प्लस माइनस 2 आएगा। ऐसे थोड़ा कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा है, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। ऐसा इक्वेशन को थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते, बट यहाँ पे ये आइडेंटिटी लिखा है,
इसने क्या लिखा है कि ये इसके बराबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से π/2। तो 0 से π/2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए ये दोनों बराबर हैं। अगर आइडेंटिटी है तो फिर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डी डी एक्स। तो इसमें अपर लिमिट का डेरिवेटिव 0, आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और अंदर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी की जगह ये रख दिया साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ साइन एक्स। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, बराबर राइट हैंड साइड पे कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या हमें चाहिए, क्या वैसे एफ ऑफ 1/√3 चाहिए, तो हमने क्या किया साइन एक्स की जगह 1/√3 रख दिया, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/√3 से ये आ जाएगा 3 एफ ऑफ 1/√3। साइन एक्स की ये 1/√3 रख सकते हैं क्या? आंसर इज़ हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स एक फ्रैक्शन होगा और 1/√3 भी एक फ्रैक्शन है, तो 1 यहाँ से आ गया एफ ऑफ 1/√3 इक्वल्स टू 3, तो ये आंसर आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और फिर उसमें ये एक्स का फंक्शन रखना है, तो अल्टीमेटली ये सम फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा, उसको हमने एफ एक्स बोल दिया। 1/e से लेके tan x और टी डी टी अपॉन 1 + t², ऐसे ही 1/e से लेके cot x और ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी 1 + t², और इट इज़ गिवन फॉर फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से π/2 फाइंड एफ एक्स बराबर 10। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली दोनों ही डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएंगे। ये तो एक लाइन में ऐसे ही इंटीग्रेट हो जाएगा, ln 1 + t² आ जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ऊपर नीचे t मल्टीप्लाई कर लो या t² को बाहर निकाल लो और 1/t² को f की तरह ट्रीट कर लो, तो f के पेयर से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। कोई हमें मतलब जो हम करने वाले हैं वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, बट डिफ्रेंशिएशन को इलस्ट्रेट करने के लिए हम कर रहे हैं कि हम डिफ्रेंशिएशन का यूज़ भी कर सकते हैं। ये फंक्शंस इंटीग्रेबल हैं, आराम से हो जाएगा इंटीग्रेबल। तो अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो इसमें अपर लिमिट का डेरिवेटिव वो आ जाएगा sec² x इंटू टी की जगह tan x रख दिया, तो ये आ जाएगा tan x अपॉन 1 + tan² x माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 प्लस इसमें अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस cosec² x इंटू फिर t की जगह रख दिया cot x, तो ये आ जाएगा cot x इंटू 1 + cot² x। ठीक है, या अपॉन cot x इंटू 1 + cot² x। मतलब जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t है, t की जगह अपर लिमिट रखा तो वो आ गया, लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये पूरा कितना आ गया tan x माइनस ये cosec² 1 + cot² कैंसिल हो गया, cot x ऊपर आ गया तो ये भी आ गया tan x बराबर 0। अगर ये 0 आ गया, f' 0 आने का मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ जाए मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि हम x की जगह कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, हर जगह से वैल्यू सेम ही आएगी। कांस्टेंट फंक्शन मतलब हमने बोला कि f(x) बराबर 5। अब f(x) बराबर 5 में x तुम 1 रखो तो भी 5 आएगा, 1.1 रखो तो भी वैल्यू 5 आएगी, 5 रखो तो भी 5 आएगा, 5.5 रखो x की वैल्यू तो भी y की वैल्यू 5 ही आएगी। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू π/4 रख दिया, तो जो भी वैल्यू π/4 पे आएगी बाकी सब जगह सेम ही आएगी। अब ये π/4 ही हमने क्यों चूज़ किया
क्योंकि दोनों इंटीग्रल में अगर हमने x की जगह π/4 रखा तो लिमिट सेम हो जाएगा। x की π/4 यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, तो ये 10 π/4 कितना हो गया 1 एंड t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई से लेके 1 dt अपॉन t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 1/e से लेके 1 तक, इन दोनों को जोड़ दिया तो t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर dt, दैट विल बी 1/e से लेके 1 तक। अगर LCM लिया तो 1/t dt आएगा विच इज़ ln t फ्रॉम 1/e से 1। तो ln 1 0 होता है माइनस ln 1/e, तो आंसर हो गया 1। LCM लिया तो देखो ऊपर नीचे इसमें t मल्टीप्लाई कर लिया तो ऊपर टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, वो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, एक नीचे t बचा रहा, तो इसलिए 1/t, इसलिए ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, सेम टाइप ऑफ चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी। अगर हमने इसको fx बोला तो 0 से लेके साइन स्क्वायर x साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस 0 से कॉस स्क्वायर x कॉस इनवर्स रूट टी डी टी। तो डिफ्रेंशिएट किया तो f डैश x बराबर अपर लिमिट का डेरिवेटिव 2 साइन कॉस इंटू साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स रख दिया t की जगह, तो साइन इनवर्स साइन x आ जाएगा प्लस फिर कॉस स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो 2 कॉस माइनस साइन इंटू कॉस इनवर्स कॉस x आ जाएगा। बिकॉज 0 से π/2 तक दे रखा है। वैसे तो देखो रूट के अंदर अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे तो मॉड साइन एक्स आएगा, बट 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो साइन एक्स लिख दिया। सेम चीज़ यहाँ पे, सो दिस विल बी 2, यहाँ से x बचेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन इनवर्स साइन एक्स को या कॉस इनवर्स कॉस एक्स को भी x लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 2x साइन एक्स कॉस एक्स, और ये भी हो गया माइनस 2x साइन एक्स, ये है साइन एक्स, ये कॉस एक्स है, तो ये तो 0 हो गया। दैट इम्प्लाइज fx इज कांस्टेंट। तो जो हमारा fx था 0 से लेके साइन स्क्वायर x तक साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस 0 से कॉस स्क्वायर x तक कॉस इनवर्स रूट टी डी टी। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, एज fx इज कांस्टेंट फंक्शन, हैंस fx बराबर f π/4 बराबर f π/4 क्यों रखा? क्योंकि फिर लिमिट सेम हो जाएगा। 0 से लेके x की जगह अगर हमने π/4 रखा तो अच्छा π/4 यहाँ नहीं रखेंगे, इसमें मतलब ये fx है, इस t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, थ्योरेटिकली तो हम ऐसे करेंगे, इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, फिर t की जगह साइन स्क्वायर x रख दिया, तो यहाँ तो केवल एक x का फंक्शन बचेगा, तो उस x की जगह हम रख रहे हैं। तो अगर π/4 रखा तो साइन π/4 1/√2 का स्क्वायर हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस कॉस π/4 भी 1/√2 होगा, उसका स्क्वायर फिर हाफ हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स रूट टी डी टी। लिमिट सेम होने की वजह से दोनों इंटीग्रल को हम जोड़ सकते हैं, और दोनों इंटीग्रल को जोड़ने की वजह से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा डी टी। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होता है π/2, तो 0 से लेके हाफ तक ये हो गया π/2 डी टी, तो इंटीग्रेशन आ गया π/2 विच इज़ π/4। तो ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, और हमेशा जो वैल्यू आएगी
वो कितनी आएगी, π/4। तो ये हमारा एक आर्टिकल था, एक थ्योरी था, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं एंड दैट इज रिलेटिंग इंटीग्रल्स। मतलब इस तरीके की चीज़ हो गई कि एक हमने इंटीग्रल I1 दे रखा है, एक I2 दे रखा है, फिर हमने कुछ ऐसे पूछ लिया कि I1 को I2 के टर्म्स में निकालो, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो मैं ऐसे पूछ सकता हूँ I1 बराबर लैम्डा I2, तो लैम्डा बताओ, या फिर हम ऐसे पूछेंगे 2I1 + 3I2 का वैल्यू बताओ। तो यहाँ से देखो इसका मतलब क्या है, पहली बात तो कि ऐसा हो सकता है कि एक तरीका तो ये हो गया कि हम I1 को भी आंसर निकालें, I2 का भी आंसर निकालें, फिर दोनों में रिलेशन देख लें क्या है, ठीक है। बट ऐसा मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होगा नहीं कि हम दोनों को इंडिविजुअली इवैल्यूएट करके वैल्यू निकालें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाए ऐसा करने में, पहली बात। दूसरा चीज़, ऐसा भी हो सकता है कि जो I1 मतलब जो इंटीग्रल दे रखा है वो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन हो, उसको हम केवल दूसरे इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि वो इंटीग्रेट ही ना हो पा रहा हो। दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड पॉसिबिलिटी। तीसरा चीज़ ये, किसी भी क्वेश्चन में अगर उसने ऐसे बोला ना कि 2I1 + 3I2 की वैल्यू बताओ, तो ऐसा हो सकता है काफ़ी जगह पे कि 2I1 और 3I2 इंडिविजुअली निकालना पॉसिबल ही ना हो, बट जब दोनों को मिला दें, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया साइन इनवर्स + कॉस इनवर्स मिलके π/2 हो गया, वैसे उसमें इंडिविजुअल भी आंसर आ जाता है, बट वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर वो ये बोले ना कि 2I1 + 3I2 की वैल्यू निकालो, तो हो सकता है कि वो आपस में मिलके ही वैल्यू आ रहा हो, वैसे पॉसिबल ही, ठीक है। तो अगर दो डिफरेंट टाइप के इंटीग्रल दे रखे हैं और मेरे को एक का वैल्यू दूसरे के टर्म्स में चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, हम कैसे रिलेट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कैसे जाना है। तो देखो, एक हम लिमिट देख के जा सकते हैं, ठीक है। एक का लिमिट में 2 और 5 लिखा है, दूसरे के लिमिट में 4 और 10 लिखा है, तो आई कैन रिलेट कि यार इसका लिमिट डबल हो रहा है। अगर डबल हो रहा है तो पहले वाले में 2x = t रखेंगे, तो x को डबल करने से लिमिट भी डबल हो जाएगा। मतलब दिस इज जस्ट वन लाइन ऑफ थिंकिंग। ये हमेशा ही काम करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये हमेशा काम करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट क्या क्या थिंकिंग हम कर सकते हैं टू रिलेट टू इंटीग्रल्स। वी कैन, फर्स्ट पार्ट, look for relation between their limits, ये ठीक है। सेकेंड, we can get clue from argument of the function, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शंस इन्वॉल्व, जैसे हमने काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज़ प्रूव किए हैं वो ऐसे प्रूव किए हैं। उसमें होता है कि ये मतलब कोई प्रॉपर्टी लगाया, a + b - x वाली प्रॉपर्टी लगाया, तो वो तो हमने जनरल फंक्शन f(x) पे लगाया था। तो f(x) के बारे में हमें तो कुछ नहीं पता, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो एक इंटीग्रल से दूसरे इंटीग्रल तक जाने में हमने उनका आर्ग्यूमेंट देखा था, एक में x लिखा था, दूसरे में a + b - x लिखा था। तो वहीं से हमें हिंट मिल गया कि ये तो सब्स्टिट्यूशन से एक इंटीग्रल से दूसरे इंटीग्रल तक जा सकते हैं। थर्ड, टू रिलेट टू इंटीग्रल वी कैन लुक फॉर f(f' पेयर so that we can apply by parts। ठीक है। नोट 1, ये तो मैं जनरल नोट बनाऊं। अगर लिमिट मान लिया ऐसे हैं 3 से लेके 1/3 तक, ठीक है,
तो x बराबर 1/t में वर्क, ठीक है। नोट 2, अगर लिमिट्स 0 से 1 तक है तो भी जीरो से मान लिया इन्फिनिटी तक है तो भी x बराबर 1/t में वर्क, 0 से इन्फिनिटी तक होगा। और अगर हम x के 1/t रखें तो जो नई लिमिट आएंगी वो भी 0 से इन्फिनिटी तक ही आएगा। तो ये तो किसी जनरल क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि रिलेटिंग इंटीग्रल वाला ही हो, कोई जनरल क्वेश्चन लिखा है इसमें लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक है तो इट मे वर्क। ठीक है, बाकी तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन 1, इफ़ 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन x dx बराबर लैम्डा टाइम्स 0 से π/2 x अपॉन साइन x dx, देन फाइंड लैम्डा। क्वेश्चन 2, if 0 से π/2 f ऑफ साइन 2x इंटू साइन x dx बराबर लैम्डा 0 से π/2 0 से π/4 cos x f cos 2x dx, then find lambda। फिर क्वेश्चन 3, इफ n बिलोंग्स टू i, n से लेके n+1 fx dx बराबर n², then find -2 to 4 fx dx। Question 4, let 0 से 1 sin t अपॉन 1 + t dt बराबर लैम्डा, then find -t dt। Question number 5, find lambda if lambda plus twice 0 से 1 तक Question number 6, if 0 से 1 e⁻t 1 + t dt बराबर a, then 0 से 1 ये क्वेश्चन करते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखने वाली चीज़ क्या है लेफ़्ट और राइट में, कि लेफ़्ट में tan इनवर्स है, राइट में tan इनवर्स है ही नहीं।
तो सोल्यूशन में हमने क्या किया, 0 से 1, मतलब पहले एक में इन्वर्स इन्वॉल्व है, दूसरे में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो हमने इन्वर्स को हटाया। तो हमने इसमें क्या किया, tan इन्वर्स x की जगह t रखा, तो दिस इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा, tan t। तो dx कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर t dt। तो ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा, अगर x 0 रखा तो t 0, x 1 रखा तो ये t π/4। tan इन्वर्स x की जगह t, x की जगह tan t और dx की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर t dt। ठीक है, देखो यहाँ से हमें ऐसे भी हिंट लग जाना चाहिए कि 0 से π/4 है, बट यहाँ तो 0 से π/2 है, मतलब अभी और भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, सीधा इससे काम नहीं चलेगा ना। दिस इज इक्वल्स टू 0 से π/4 t अपॉन साइन टी इंटू कॉस टी, ये बचा। सेक स्क्वायर को नीचे लेके कॉस स्क्वायर लिख लिया, टेन को भी साइन और कॉस के टर्म्स में लिख लिया। तो दिस इज 0 से लेके π/4 तक 2t अपॉन साइन 2t dt। देखो एक तो लिमिट से भी अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारा तो 0 से π/4 है, बट हमें लिमिट 0 से π/2 चाहिए, तो डबल करना है लिमिट। दूसरा ऐसे ही बोल सकते हैं, जो हमें चीज़ चाहिए उसमें नीचे एक साइन आना चाहिए, तो यहाँ तो साइन और कॉस दो चीज़ आ रही है, तो साइन और कॉस को मिला के साइन 2x लिख सकते हैं, इसलिए ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 2t को z रख दिया, तो dt बराबर कितना हो जाएगा, dz/2। तो अब ये इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t की जगह अगर 0 रखा तो z 0, ये हो जाएगा π/2। इस 2t की जगह z रख दिया, dt की जगह dz/2 रख दिया। ठीक है, और नीचे साइन z। ठीक है, अब इसको देखो, 0 से π/2 x अपॉन साइन एक्स डी एक्स, 0 से π/2 z अपॉन साइन z डी जेड, सही है। तो दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ, प्रॉपर्टी 2 यूज़ करके z लिखो भले ही x लिखो, एक ही बात है, एंड दैट विल इम्प्लाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, सॉरी लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 नहीं, लैम्डा इज इक्वल्स टू हाफ, यही आंसर आएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मान लिया i बराबर 0 से π/2 साइन एक्स इंटू एफ ऑफ साइन 2x dx। तो पहले तो हमने 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी सोची, बट उसमें क्या होगा, π/2 माइनस एक्स रखेंगे तो ये साइन एक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा। तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो 5.2 एंड 5.3 तो लगेगा नहीं, क्योंकि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के टर्म्स में नहीं आएगा, बट 5.1 तो हमेशा लिख जाएगा, तो लगा दिया हमने। 0 से π/4 फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a कितना था π/2, तो सब जगह π/2 माइनस एक्स रखा, तो ये cos x हो जाएगा। एफ ऑफ, यहाँ देखो इस x की जगह अगर मैं π/2 माइनस एक्स रखूँ तो ट्वाइस ऑफ दिस विल बी π माइनस 2x, साइन π माइनस 2x साइन x ही होता है, तो ये तो साइन x ही रहेगा इंटू dx, ये हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 से π/4 साइन x प्लस कॉस एक्स इंटू एफ ऑफ साइन 2x ही आएगा। इंटू dx। अब इसमें हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन कर लिया, मतलब सब्स्टिट्यूशन करने से पहले इसको लिख लिया √2, 0 से π/4 और इसको लिख लेते हैं cos x माइनस π/4 साइन 2x।
इसको देखते रहो, यहाँ तक जाना है हमें, अल्टीमेटली cos x होना चाहिए एक टर्म, तो इसलिए हमने साइन प्लस कॉस को, देखो इसको √2 sin x प्लस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं एंड √2 cos x माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया था हमारा, √2 0 से पाई बाई 4 cos x माइनस पाई बाई 4 एंड f ऑफ साइन 2x dx। अब मेरे को यहाँ पे cos x चाहिए, तो हमने क्या किया, x माइनस पाई बाई 4 को t रख दिया, तो dx कितना हो गया dt, और लोअर लिमिट x की जगह 0 रखा तो t बराबर माइनस पाई बाई 4, और अपर लिमिट पाई बाई 4 रखा तो t बराबर 0। बट जो हमें प्रूव करना है इसमें, उसमें लिमिट क्या है, 0 से पाई बाई 4 है, तो मतलब 0 से पाई बाई 4 लानी है लिमिट, तो फिर हमने क्या किया, उल्टा कर लिया, ऐसे कर लिया, तो ये ऐसे हो गया, और x अगर 0 तो t एज इक्वल्स टू पाई बाई 4 हो गया, और अपर लिमिट x अगर पाई बाई 4 तो t 0, ये ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू √2, लोअर लिमिट पाई बाई 4, अपर लिमिट 0, कॉस के अंदर पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखो या x माइनस पाई 4 लिखो, एक ही बात है, वो कॉस t इंटू एफ ऑफ साइन, यहाँ से x कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस टी, तो 2x कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2t, तो साइन 2x कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस 2t विच इज़ नथिंग बट कॉस 2t, तो इसलिए ये हो जाएगा कॉस 2t, dx की जगह हो जाएगा माइनस dt। ठीक है, इस माइनस से लिमिट पलट लिया, तो दिस इज √2 0 से पाई बाई 4 कॉस t एफ ऑफ कॉस 2t dt। अब जो हमें प्रूव करना था वो यही है, मतलब cos x cos 2x और dx लिखा है या फिर t लिखा है, प्रॉपर्टी 2 से दोनों एक ही बात है, बस लैम्डा की जगह हमारा क्या आ गया, √2 आ गया। सो बाय कंपेयरिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू √2, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो सॉल्यूशन 3, इसने क्या बोला कि अगर n से लेके n+1 दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में अगर हमें fx को इंटीग्रेट करना है तो लोअर वाले का स्क्वायर आ जाएगा, n² आ जाएगा, इसने ये, ठीक है। तो अब मेरे को इंटीग्रेट करना है ये, अब सीधी सी बात है यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि fx के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो ये फार्मूला लगा के ही आंसर आएगा। तो इसको लिख लो -2 से -1 fx dx, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पे ब्रेक कर दो, -1 से 0 fx dx प्लस 0 से 1 fx dx प्लस 1 से 2 fx dx प्लस 2 से 3 fx dx एंड प्लस 3 से 4 fx dx इज इक्वल्स टू, नीचे वाला जो n है उसका स्क्वायर है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो हो गया 4 5 0 1 4 और 9, 4 और 1 5 और 5 10 और 9 19। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब फोर्थ में आ जाते हैं, सॉल्यूशन 4π - 2 से 4π तक sin t/2 अपॉन
4 पाई प्लस 2 माइनस टी डी टी, ये है। और मेरे को लैम्डा के टर्म्स में आंसर चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रल दे रखा है, तो इस इंटीग्रल को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, पहले तो हमने प्रिंसिपल ही देखा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे एक साइन इंटीग्रेटिंग वेरिएबल अपॉन लीनियर लिखा है इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का, ये भी साइन इंटीग्रेटिंग वेरिएबल बाई 2 लिखा है बस, और एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसी टाइप की चीज़ है। बट अगर मैं इस t को यहाँ पे जनरेट करना चाहूँ और मैं t/2 की जगह x रख दूँ, तो उससे काम नहीं बनेगा। उससे तो क्या होगा, सीधा सीधा लिमिट आधा हो जाएगा। यहाँ तो लिमिट 0 से 1 तक चाहिए, यहाँ पे 4 पाई वाई तो है ही, अगर मैंने t/2 को z रखा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर इसको हमने दोबारा देखा, इसमें ऐसे लिखा है 1 प्लस, डिनोमिनेटर में लिखा है 1 प्लस इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। तो देखो, अगर 1 प्लस इंटीग्रेटिंग वेरिएबल लिखा है तो नीचे हमने ऐसे लिखा, हमने इस 2 को बाहर ले गए, ठीक है। तो इस 2 की जगह 1 आ गया, प्लस बचा हुआ क्या हो गया, वो हो गया 2 पाई माइनस t/2 dt। अब ये देखो, तुम 2-3 अगर हिट एंड ट्राई लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेरे को 1 प्लस समथिंग चाहिए, 1 प्लस इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चाहिए। तो 1 तो हम ऐसे ही बना सकते थे कि 4 पाई प्लस 2 को बाहर ले जाएं पूरे को, तो भी 1 आ जाएगा, ये ठीक है। बट अगर हम 4 पाई प्लस 2 को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा t/4 पाई प्लस 2, उससे ये गड़बड़ हो जाएगा जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना। अभी तो क्या है, यहाँ पे मेरे को इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चाहिए, तो हम 2 पाई माइनस t/2 को नया वेरिएबल z रख दिया, तो दिस इम्प्लाइज माइनस dt/2 dz हो गया। लोअर लिमिट कितना होगा, 4 पाई माइनस 2 रखें t बराबर, तो t/2 मतलब ये 2 पाई हो गया, 2 पाई 2 पाई कैंसिल, t/2 मतलब ये 1 हो जाएगा। और इसमें अगर t बराबर 4 पाई रख दें अपर लिमिट, तो 2 पाई 2 पाई ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू, लोअर लिमिट कितना हो गया 1, अपर लिमिट 0, साइन t/2 हो गया 2 पाई माइनस जेड अपॉन 1 प्लस 2 पाई माइनस t/2 को z लिख दिया, और dt कितना हो गया -2 dz। तो इस माइनस से ही हमने लिमिट्स पलट लिया, 0 से 1, 2 बाहर रह गया, और इसको लिख सकते हैं साइन z अपॉन 1 प्लस जेड इंटू डी जेड, ठीक है। अब ये साइन t अपॉन 1 प्लस टी डी टी की वैल्यू लैम्डा लिखा है, तो ये भी लैम्डा ही हो गया, तो ये आंसर हो गया 2 लैम्डा, यही आंसर। ठीक है, तो एक इंटीग्रल को हमने दूसरे इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे लिखा उसने, बीटा प्लस 2 0 से 1 x² e रेज़ टू पावर माइनस x² dx 0 से 1 e रेज़ टू पावर माइनस x² dx। इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिखना है अपने को। तो देखो 0 से 1 सेम लिमिट है, e रेज़ टू पावर माइनस x² e रेज़ टू पावर माइनस x² सेम टाइप का फंक्शन है। तो अगर एक इंटीग्रल से दूसरे इंटीग्रल तक जाने में लिमिट सेम है, तो ज़्यादा चांस क्या है कि बाई पार्ट्स लग रहा होगा। बाई पार्ट से भी एक इंटीग्रल जनरेट होता है और उसमें लिमिट चेंज होता नहीं है। वैसे तो ऐसा भी हो सकता है कि सीरीज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाए, मान लिया हमने 1-2 सब्स्टिट्यूशन लगाए, वापस सेम लिमिट आ जाए, ऐसा हो सकता है। अंदर का फंक्शन चेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है। बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, बाई पार्ट्स की। तो इसलिए हमने इसको 1 करके बाई पार्ट्स लगा दिया। बाई पार्ट्स लगाते समय हमारा एम क्या है, इस इंटीग्रल से इस इंटीग्रल तक जाना। अब तुम कैसे भी जाओ, बस वो वाला इंटीग्रल जनरेट हो जाना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि आइलेट वाइलेट रूल का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको सेकंड बोला, इसको फर्स्ट बोला। वैसे तो ये आइलेट रूल के हिसाब से ही बोला जा रहा है, बट फिर भी फर्स्ट को एज इट इज़ लिखा, सेकंड का इंटीग्रल x फ्रॉम 0 से 1,
ठीक है, माइनस 0 से लेके 1 तक सेकंड का इंटीग्रल x, फर्स्ट का डेरिवेटिव ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x और आएगा dx, ये हो गया। इसमें 1 रखा तो ये हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर -1, 0 रखा तो हो जाएगा 0 प्लस ट्वाइस ऑफ 0 से 1 एक्स स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब देखो ये इंटीग्रल एज इट इज़ ये हो गया, तो बीटा का वैल्यू कितना बचेगा यहाँ से कंपेयर करने पे 1/e। तो बस यही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बाई पार्ट्स लगाए, आ गया हमारा आंसर आराम से। इस क्वेश्चन के पास चलते हैं। इसने क्या बोला है 0 से 1 तक ई रेस्ट पर टी अपॉन 1 प्लस टी, ये ए है और इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। 0 से लेके 1 तक ई रेस्ट पर टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो तुम ऐसे सोच सकते हो मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लिमिट सेम है, तो फिर वही बात, अगर लिमिट सेम है तो हम सोचेंगे शायद बाई पार्ट्स लगा होगा। बाई पार्ट्स लगाने के लिए मैंने क्या बोला कि एक इंटीग्रल से मेरे को दूसरा इंटीग्रल जनरेट करना है, हमें कोई सॉल्व वॉल्व नहीं करना है। तो आइलेट रूल वगैरह सब भूल गए। तुम तो ये देखो ई रेस्ट पर टी है, तो ई रेस्ट पर टी को तो भले ही डिफ्रेंशिएट कर लो, इंटीग्रेट कर लो, कोई फर्क नहीं, ठीक है। बट मेरे को डिनोमिनेटर में 1/1 प्लस टी का जो होल स्क्वायर है उसकी जगह एक पावर कम चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई टर्म डिनोमिनेटर में है और उसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो पावर बढ़ेगा। तो अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन बोलूँ और इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो पावर और बढ़ जाएगा, 1 प्लस टी का क्यूब आ जाएगा, बट मेरे को तो ये चाहिए, तो इसलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/1 प्लस टी इंटू ई रेस्ट पर टी फ्रॉम 0 से 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 से 1 इसका डेरिवेटिव ई रेस्ट पर टी, इसका इंटीग्रल टी। सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर इसमें 1 रखा तो आ जाएगा -e/2, फिर माइनस 0 रखा तो ई रेस्ट पर 0 कितना हो जाएगा 1, इतना आ जाएगा, प्लस ये इंटीग्रल एज इट इज़ ये है, तो दिस विल बी ए। तो आंसर हमारा आ गया a+1 - e/2। तो ये हमारा आंसर आ गया ए के टर्म्स में। एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जीरो से लेके x तक ई रेस्ट पर ZX if this, then find f of 1। ठीक है, सॉल्यूशन 0 से लेके x तक ई रेस्ट पर ZX माइनस Z² dz, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे को यहाँ तक पहुँचना है। अब ये है क्या, ये लिखा है इंटीग्रेटिंग वेरिएबल अगर z है तो z/2 का होल स्क्वायर माइनस के साथ। तो उसके लिए हमने क्या किया है, इसको मतलब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, अच्छा दोनों तरफ देखो लिमिट सेम है,
बट फिर भी अगर इसमें हम बाई पार्ट्स वगैरह लगाएंगे तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? अगर इन दोनों ई को मैंने क्लब किया तो ये आ गया, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। तो पहले तो मैंने इस क्वाड्रेटिक से ये जनरेट करने की कोशिश किया सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो वो हमने कैसे लिखा? इसका परफेक्ट स्क्वायर लिखा, तो ई रेज टू पावर माइनस ये हो जाएगा जेड माइनस x/2 का होल स्क्वायर डी जेड। अब ओपन किया, इसका स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे एक टर्म माइनस जेड स्क्वायर आएगा, वो ये हो गया। फिर एक आएगा ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स जेड आएगा, माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वो जेड एक्स ये आ गया। एक तीसरा टर्म आएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है, वो एक्स्ट्रा आ गया। उसको नलीफाई करने के लिए हमने ऐसे लिख लिया ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 4। अब क्या हो जाएगा, ये और यहाँ से जो ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन जेड के रेस्पेक्ट में है, तो एक्स वाले फंक्शन को अगर हमने बाहर निकाल दिया तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, इतना आ गया। अब तुम ऐसे देखो कि मेरे को तो यहाँ पे ई के साथ माइनस और समथिंग का स्क्वायर, तो वो समथिंग क्या है, z/2 चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को इंटीग्रेटिंग वेरिएबल बाई 2 चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, z माइनस x/2 को पुट t/2 रख दिया, नया फंक्शन। तो dz कितना हो जाएगा, dt/2, ठीक है। लोअर लिमिट के लिए z को अगर हमने 0 रखा तो t बराबर कितना हो जाएगा, -x। अपर लिमिट अगर z की जगह हमने x रखा तो x माइनस x/2 हो गया, t/2, तो t बराबर x आ गया, बाई टू कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 एज इट इज़ लिखा है, लिमिट्स हो गया -x से x, ई रेज टू पावर माइनस, और ये जो अंदर लिखा है इसको t/2 लिख दिया, इनटू डी जेड की जगह कितना हो गया, dt/2। तो दिस इज हाफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटीग्रल -x से x, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो अंदर फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में फंक्शन है ये, t की जगह -t रखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो -a से a वाले फंक्शन को हम 2 नीचे उतार के 0 से a ले सकते हैं। तो दिस विल बी 2 इंटू हाफ इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, 0 से लेके x तक ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 4 dt। नाउ यू कैन सी ये जो इंटीग्रल है वो एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल तो t है, z है, कुछ भी है, वो एक ही बात है। वो तो प्रॉपर्टी 2 लगा के इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो fx की जगह ये आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो कंपेयरिंग with right hand side you will get fx बराबर e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। दिस इम्प्लाइज f ऑफ 1 चाहिए था, तो वो आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस 1/4। ये आंसर आ गया। f ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये e रेज टू पावर माइनस 1/4।